हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज मैं अपनी इस सीरीज में लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए इमाइल दरखाइम के आत्महत्या सिद्धांत के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। मैंने आत्महत्या के सिद्धांत को आप लोगों की सुविधा देखते हुए बहुत सरल और सटीक तरीके से समझाने का प्रयास किया है, ताकि आपके एग्जाम्स के सभी क्वेश्चन उसको आप उनको सॉल्व कर सको। तो आइए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो में आत्महत्या सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था इमाइल दरखाइम। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाती हूँ। इमाइल दरखाइम का जो काल है 1858 से 1917 तक का इनका समय है, जब ये हमारे विश्व में या समाज में या इस पृथ्वी पर वो जीवित रहे हैं। 59 वर्ष इन्होंने अपने जीवन के लिए। आत्महत्या का जो सिद्धांत है वो 1897 में इनकी पुस्तक आई थी, द सुसाइड या आत्महत्या कह लीजिए। तो 1897 में आई थी, तो आप ये थोड़ा ध्यान में रखें। अब देखिए दरखाइम क्या कहते हैं आत्महत्या के बारे में। दरखाइम कहते हैं ये एक सामाजिक तथ्य है। मैंने आपको पढ़ाया था सोशल फैक्ट, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया। आप चाहो तो एक बार आत्महत्या सिद्धांत को पढ़ने से पहले आप सामाजिक तथ्य वाला मेरा वीडियो जो बनाया हुआ है उसको आप पढ़ लीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि सामाजिक तथ्य है क्या। तो आत्महत्या को दरखाइम ने सामाजिक तथ्य माना है। दरखाइम ने ये बोला है कि आत्महत्या जो है वो एक सोशल फैक्ट है, सामाजिक तथ्य है। व्यक्ति के सोचने, विचारने, अनुभव और कार्य करने के तरीके को ही हम सामाजिक तथ्य कहते हैं। तो व्यक्ति क्या सोचता है, क्योंकि व्यक्ति सोचकर ही आत्महत्या करता है। आत्महत्या के बारे में उन्होंने बताया ये एक सामाजिक तथ्य है, सोशल फैक्ट की श्रेणी में दरखाइम ने आत्महत्या के सिद्धांत को रखा है। दूसरी बात करते हैं, इसके लिए दरखाइम ने समाज को उत्तरदायी माना है कि सोसाइटी जो है वो पूरे तरीके से उत्तरदायी है। जब कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो उसके लिए समाज को ही दरखाइम ने उत्तरदायी माना है। ये एक व्यक्तिगत घटना नहीं है दरखाइम के लिए, क्योंकि व्यक्ति स्वयं नहीं चाहता कि वो अपने जीवन को समाप्त कर दे, लेकिन उसके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां क्रिएट हो जाती हैं जहां पे 99% रोल सोसाइटी का ही होता है, क्योंकि सोसाइटी के द्वारा या हमारे समाज के द्वारा ऐसा चक्रव्यूह बना दिया जाता है उस व्यक्ति के लिए कि वो मजबूर हो जाता है कि अपनी जीवन लीला को वो समाप्त करे। तो इसको समाज को उत्तरदायी माना है। व्यक्ति के व्याधि के जीवन का दुखद परिणाम है। आत्महत्या है क्या? एक्चुअली में आप सब जानते हैं कि आत्महत्या क्या है। कोई व्यक्ति अपने जीवन को खत्म कर लेता है, समाप्त कर लेता है, तो उसको हम आत्महत्या कहते हैं। लेकिन एक्चुअली में इसका कारण क्या है, आज तक किसी ने जानने का प्रयास नहीं किया। ये कहा गया कि हाँ उसने सुसाइड कर लिया, उसने आत्महत्या कर लिया। क्या आपने कभी जानने का प्रयास किया कि ऐसा व्यक्ति क्यों करता है? तो बहुत ही संवेदनशील ये मामला है, तो इसको हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि व्यक्ति के व्याधिकीय जीवन क्या। व्याधिकीय का मतलब ये हो गया कि जब व्यक्ति बहुत बीमार हो जाता है, अंदर से मानसिक रूप से वो बहुत टूट जाता है, तो वो क्या करता है, अपने जीवन को समाप्त कर लेता है। उसी जीवन का जो दुखद परिणाम है वो आत्महत्या कहलाता है। अब दरखाइम ने इसको आत्महत्या को मापने के लिए सबसे पहले सांख्यिकीय पद्धति का उपयोग करने वाले जो विद्वान थे, जो समाजशास्त्री थे, वो दरखाइम थे। दरखाइम ने सबसे पहले आत्महत्या को मापने के लिए सांख्यिकीय पद्धति का उपयोग किया। आप ये विशेषता ध्यान रखें कि सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने या किस समाजशास्त्री ने सांख्यिकीय पद्धति का उपयोग किया, तो सबसे पहले दरखाइम ने किया था। और किस में अप्लाई किया, तो आत्महत्या सिद्धांत को मापने में दरखाइम ने सांख्यिकीय पद्धति का उपयोग किया। देखिए दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताती हूँ यहाँ कि दरखाइम ने आत्महत्या का जो सिद्धांत है उसको अप्लाई किया था यूरोप के 11 देशों में। मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन आप अभी छोटा सा यही ध्यान रखें। यूरोप के 11 देशों में दरखाइम ने वहां के आंकड़े एकत्रित किए थे कि आत्महत्या को जाने की उसका कारण धर्म है या विवाह है या शिक्षा है या राजनीतिक संगठन है। दरखाइम ने परिभाषा क्या दी है आत्महत्या की, कि क्या कहते हैं दरखाइम आत्महत्या के बारे में। तो दरखाइम लिखते हैं, आत्महत्या शब्द मृत्यु की उन समस्त घटनाओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो स्वयं मरने वाले की सकारात्मक या नकारात्मक क्रिया का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम होती है, जिसका भावी परिणाम मृत्यु को वह जानता है। देखिए दोबारा समझने का प्रयास कीजिए। दुर्खिम लिखते हैं कि आत्महत्या शब्द मृत्यु की उन समस्त घटनाओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है, कि मृत्यु की उन समस्त घटनाओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो स्वयं मरने वाले की सकारात्मक या नकारात्मक क्रिया का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष होती है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम होता है, जिसके भावी परिणाम यानी आने वाला जो परिणाम है, आने वाला परिणाम क्या होगा,
दोस्तों मृत्यु ही होगी, कि व्यक्ति अगर अपने जीवन को समाप्त करेगा तो मृत्यु ही परिणाम के रूप में सामने आएगी, उसको वह जानता है। आत्महत्या करने वाला ये जानता है कि इसका परिणाम मेरे जीवन को खत्म हो जाएगा, मेरा जीवन यानी मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। तो दरखाइम ने ये परिभाषा दी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है कि ये परिभाषा किसने बताई है। वैसे तो सब एक आप कीवर्ड ध्यान रखें कि आत्महत्या के बारे में बात करने वाले दरखाइम ही है, तो ऑब्वियसली यही होगा। तो आप इसको विशेष ध्यान रखें, इस परिभाषा को आप याद रखें। आइए आगे बात करते हैं आत्महत्या की विशेषताओं के बारे में। आगे हम बात करते हैं आत्महत्या के अर्थ को जानने के बाद, उनकी परिभाषाओं को जानने के बाद हम बात करते हैं आत्महत्या की क्या विशेषताएं हो सकती हैं। तो आत्महत्या की दरखास्त में कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताया है कि स्वयं की क्रिया का परिणाम, आत्महत्या जो है वो किसी दूसरे के द्वारा की गई नहीं है, कारण दूसरा हो सकता है पर क्रिया जो है वो स्वयं के द्वारा की जाती है। आत्महत्या मतलब आत्मा की, अपनी आत्मा की, अपने शरीर को खत्म करना, उसकी हत्या करना, तो स्वयं की क्रिया का परिणाम। दूसरा है इच्छापूर्ण व सोच विचार वाली क्रिया, यानी अपनी इच्छा से व्यक्ति आत्महत्या करता है, उसके लिए किसी तरीके का दबाव जरूर समाज के द्वारा होता है, लेकिन इच्छा स्वयं की होती है कि क्रिया को करने के लिए। ऐसा नहीं कि समाज आ गए और उन्होंने आपको मार दिया या हत्या कर दी, वो आत्महत्या में इंक्लूड नहीं होगा। तो इच्छापूर्ण व सोच विचार वाली क्रिया। फिर है ज्ञात परिणाम, इसका जो परिणाम है उसका पता होता है कि व्यक्ति की मृत्यु होनी है, तो इसका जो परिणाम होता है वो मृत्यु के रूप में निकलकर सामने आता है। पूर्व निश्चित व आत्मघाती क्रिया का परिणाम, ये प्री प्लानिंग होती है, आत्महत्या करने वाला पहले प्लानिंग करता है कि क्यों, किस तरीके से मुझको अपने जीवन को खत्म करना है, तो उसमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिनके द्वारा वो अपनी आत्महत्या करता है। आत्मघाती क्रिया, ये एक आत्मघाती बहुत ज्यादा खतरनाक क्रिया होती है, ये उसका परिणाम होता है। अब हम महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि दरखाइम ने यूरोप के 11 देशों में, कितने देशों में कई बार पूछ लिया जाता है, ये दरखाइम ने कितने देशों में आत्महत्या के बारे में बताया है, तो 11 देश आप ध्यान रखें। मुख्यतः जो 2-4 नाम है जो अवेलेबल थे वो मैंने आपके यहाँ पे मेंशन किए हैं, फ्रांस, डेनमार्क, इंग्लैंड, बेकारिया और सैक्सोनी, इनका नाम आप विशेषतः ध्यान में रखें, और 11 देशों में इन्होंने आंकड़े एकत्रित किए थे। अब आगे हम बात करते हैं, दरखाइम ने कुछ पुलिस रिकॉर्ड से तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा ये पता लगाने का प्रयास किया कि कौन कौन से लोग आत्महत्या अधिक करते हैं या किन परिस्थितियों में आत्महत्या अधिक की जाती है, तो वो मैं आपको आगे समझा रही हूँ। अब देखिए, दरखाइम ने कुछ तुलनात्मक अध्ययन किया है, कंपैरेटिव स्टडी दरखाइम ने की है कि पुलिस रिकॉर्ड में उनको कुछ अध्ययन मिले, उसके आधार पर आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन दरखाइम ने किया है कि कौन लोग आत्महत्या अधिक करते हैं और कौन लोग आत्महत्या कम करते हैं, इन दोनों में क्या कंपैरिजन है, क्या तुलना हम कर सकते हैं। तो कई बार एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके कंपटीशन एग्जाम में, तो कई बार एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं, तो उसके आधार पर चयन करना होता है। तो मैंने आपकी सुविधा के लिए एक टेबल बना दी है, इसमें आप आराम से इसको याद कर सकते हैं, आप इसको अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिए। देखिए, प्रोटेस्टेंट जो ईसाई धर्म है, प्रोटेस्टेंट लोग अधिक आत्महत्या करते हैं, दरखाइम ने बताया, और कैथोलिक उनकी तुलना में कम करते हैं। शहरी लोग अधिक आत्महत्या करते हैं और ग्रामीण लोग कम आत्महत्या करते हैं। अविवाहित लोग अधिक आत्महत्या करते हैं और विवाहित लोग कम आत्महत्या करते हैं। सैनिक लोग अधिक आत्महत्या करते हैं और सिविलियन जो नॉर्मल लोग हैं वो कम आत्महत्या करते हैं। महिलाएं आत्महत्या अधिक करती हैं, सुसाइड अधिक करती हैं, और पुरुष उनकी तुलना में कम करते हैं। गर्मी में आत्महत्या अधिक होती है और सर्दी और जाड़े में आत्महत्या लोग कम करते हैं। इन सभी के लिए कुछ भौगोलिक, कुछ मानसिक, कुछ सामाजिक परिस्थितियां जिम्मेदार होती है, वो आप सभी जानते हैं, तो वो इतना इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप ये इतना ध्यान रखें कि कौन लोग आत्महत्या अधिक करते हैं और कौन लोग आत्महत्या कम करते हैं। आगे आइए हम देखते हैं आत्महत्या के कारणों के बारे में अब हम बात करेंगे।
आगे हम बात करते हैं आत्महत्या के कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं, कि किन किन कारणों से व्यक्ति जो है वो आत्महत्या के शिखर तक पहुंचता है या किन परिस्थितियों में वो आत्महत्या कर लेता है। देखिए, हमारे समाजशास्त्र में एक बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं कि घटना घटित होना, तो उसके पीछे छिपे कारणों को हम लोग हमारे समाजशास्त्र में ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो इसी तरीके से आत्महत्या के कारणों को हम जानने का प्रयास करेंगे। तो मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए इसको एक चार्ट के द्वारा बहुत सरल और शुद्ध रूप में मैंने समझाया है। आप देखिए, आत्महत्या के कारणों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। आत्महत्या के जो कारण है उनको 3 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं: मनोव्याधिकीय आत्महत्या, जैविकीय आत्महत्या और भौगोलिक दशाएं। तो 3 कारण उत्तरदायी है मुख्य रूप से: मनोव्याधिकीय आत्महत्या, मनोजैविकीय आत्महत्या और भौगोलिक दशाएं। ये 3 कारण जिम्मेदार है आत्महत्या के लिए। इन तीनों कारणों को हमने अलग अलग डिवाइडेशन किया है। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं मनोव्याधिकीय आत्महत्या, कि किस तरीके से मनोव्याधि के जो कारण है वो अपना सहयोग करते हैं आत्महत्या में। सबसे पहले बात करते हैं पागलपन की। पागलपन शब्द आपने बहुत सुना होगा, हम जनरली यूज करते हैं कि वो व्यक्ति पागल है या फिर उसमें दिमाग नहीं है या फिर मूर्ख कह लीजिए। तो पागलपन को देखो समझाने का प्रयास किया है बॉर्डिन ने। बॉर्डिन एक समाजशास्त्री है, ये आप विशेष ध्यान रखिए। बॉर्डिन ने पागलपन को एक उन्माद बताया है। उन्होंने बताया कि एक उन्माद एक ऐसी क्रिया जो अचानक से घटित होती है। एक उन्माद के रूप में उन्होंने लिया है कि व्यक्ति अपनी कुछ ऐसी क्रियाएं करता है जो वो बेसुध होता है। जिन क्रियाओं को करने में उनको उसका कोई चेतना उसकी काम नहीं करती है। चेतना से मेरा मतलब है कि अच्छी चेतना काम नहीं करती है। तो पागलपन को उन्माद बताया है किसने? बॉर्डिन ने। आप ये ध्यान में रखें कि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उन्माद के बारे में किस समाजशास्त्री ने या किस विद्वान ने बताया है। तो उन्माद एक बॉर्डिन ने बताया है उन्माद के बारे में। अब उन्माद के परिणाम, आत्महत्या क्या है? उन्माद का ही परिणाम है कि व्यक्ति पागलपन में आकर अपनी आत्महत्या कर लेता है। तो ये क्या है? उन्माद क्या है? एक प्रबल संवेग है, तीव्र होता है और गंभीर होता है, कि व्यक्ति बहुत एक उन्माद में आकर आत्महत्या कर लेता है। या जैसे अचानक छत से कूद जाना, अचानक अपने आप को फांसी लगा लेना, सडनली कोई काम कर ला, ऐसी क्रिया उसकी उत्पन्न होना शरीर की कि उसका मन करे कि मुझे आत्महत्या करनी है या मुझे अपने जीवन को समाप्त करना है। तो ये उन्मत्त है और ये विषादपूर्ण होता है, सम्मोहित होती है और आवेगात्मक होती है। देखिए, दोबारा से समझने का प्रयास कीजिए। मनोव्याधि के कारणों में सबसे पहले कारण की बात करती हूँ, पागलपन। पागलपन को बॉर्डिन ने एक उन्माद की संज्ञा दी है। और उन्माद के परिणाम क्या होते हैं? प्रबल होता है, ये प्रबल संवेग होता है, ये एक मतलब बहुत ज्यादा दबाव वाली चीज होती है, तीव्र होता है और गंभीर भी होता है, ये सीरियसनेस होती है इसमें। और उन्माद के कितने होते हैं? उन्मत्त होता है, ये विषादपूर्ण होता है, सम्मोहित होता है और आवेगात्मक होता है। कि व्यक्ति पागलपन में आत्महत्या कर लेता है। विषादपूर्ण यानी समाज से वो कटा महसूस करता है। सम्मोहित, जैसे कई बार हम देखते हैं हमारी आने वाली जनरेशन में हम बात करते हैं कि जैसे कई बार कुछ लड़कियां या कुछ लड़के एक दूसरे को प्रेम करने लगते हैं, उनका मन करता है कि हम आपस में विवाह करें, लेकिन वो विवाह एक तरफा या एक तरफा प्रेम होता है। तो उसमें होकर जब व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है तो उसको कहते हैं सम्मोहित, की यानी दूसरे पर मोहित हो जाना और दूसरा उसकी बात को महत्व नहीं देता, इसलिए वो जो आत्महत्या करता है वो सम्मोहित आत्महत्या की श्रेणी में आती है। आवेगात्मक की व्यक्ति बहुत आवेग में आकर, चाहे वो क्रोध हो चाहे वो आर्थिक परिस्थिति हो, उसमें आकर आत्महत्या कर लेता है, तो वो आवेगात्मक आत्महत्या कही जा सकती है। अब बात करते हैं स्नायु दोष, दूसरे प्रकार की जो मनोव्याधि की है। व्याधि की का मतलब ये होता है कि व्यक्ति बीमार होता है मानसिक रूप से, यानी उसका जो उसकी जो मेंटल क्रिएटिविटी होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, पागलपन में आ जाता है स्नायु दोष। यानी उसकी नाड़ी में दुर्बलता पाई जाती है, नाड़ी दौर्बल्यता इसको कह सकते हैं। वो मानसिक विकृतियों से घिरा हुआ होता है, कि यानी बहुत ज्यादा मानसिक प्रेशर पड़ने की वजह से उसके दिमाग पर जो अच्छी चीजें हैं वो खत्म हो जाती है और व्यक्ति नेगेटिविटी की तरफ चला जाता है। तो नाड़ी दौर्बल्यता और मानसिक विकृतियों के कारण व्यक्ति जब आत्महत्या करता है तो स्नायु दोष के अंतर्गत आती है। अब तीसरी मैं बात करती हूँ मद्यपान। देखिए, मद्यपान वैसे कहा जाता है कि शराबी आत्महत्या करते हैं, कि शराब पीने वाला व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। तो कई मायनों तक हम ये मानते हैं कि कुछ ज्यादा शराब का सेवन करना आत्महत्या को आमंत्रित कर लेता है। व्यक्ति की इच्छा नहीं होती कि मैं शराब पी के आत्महत्या करूं, लेकिन वो ज्यादा उसका ओवरडोज जाने की वजह से व्यक्ति की मतलब आत्महत्या हो जाती है। कि आत्महत्या इसलिए माना जाएगा क्योंकि सेवन तो उसी ने किया है। लेकिन यहाँ पे दरखाइम कहते हैं कि मैं मद्यपान से आत्महत्या का कोई सह संबंध नहीं है।
ऐसा उन्होंने क्यों कहा? उन्होंने ऐसा इसलिए कहा, मैंने आपको बताया था यूरोप के 11 देशों में इन्होंने स्टडी किया, अध्ययन किए, आत्महत्या के आंकड़े एकत्रित किए। तो उसमें फ्रांस में एक प्रांत है जिसको पोजेन प्रांत कहते हैं, वहां पे उन्होंने पाया, अपने अध्ययन में पाया उन्होंने कि पोजेन प्रांत के जो लोग थे वो शराब का सेवन अधिक करते थे, वो शराब का सेवन अधिक करते थे, लेकिन वहां पे आत्महत्या की दर जो है वो कम पाई गई। उन्होंने जब अपना अध्ययन किया, शराब का सेवन अधिक करते थे लेकिन वहां पे आत्महत्या करने वाले लोग कम थे, बजाय उस देश, उस प्रांत में जहां पे शराब का सेवन नहीं था लेकिन फिर भी वहां पे लोग आत्महत्याएं ज्यादा कर रहे थे। तो फ्रांस का जो अध्ययन है ये थोड़ा आप ध्यान रखिए, ये विरोधाभास जिसको अपन कह सकते हैं, इस तर्क को दरखाइम नकारते हैं कि मैं नहीं मानता कि जो शराब का सेवन करते हैं वो लोग आत्महत्या अधिक करते हैं, क्योंकि आत्महत्या के लिए बहुत सारी परिस्थितियां जिम्मेदार होती हैं, हम एक कारण को नहीं पकड़ सकते। आप देखते हैं कि भाई ठीक है, आपने मद्यपान किया, लेकिन जरूरी नहीं कि मद्यपान करने वाला व्यक्ति ही आत्महत्या करे, ऐसा जरूरी नहीं पाया उन्होंने अपने अध्ययन में। आपको कंक्लूजन के रूप में मैंने ये सारी चीजें मेंशन की है। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार का कारण, मनोजैविकीय कारण, कि मनोजैविकीय कारण किस तरीके से आत्महत्या के लिए उत्तरदायी है। देखिए, मनोजैविकीय कारण में दो कारणों की हम बात करते हैं, एक तो प्रजाति और दूसरा पैतृकता। प्रजाति से मतलब ये है कि प्रजाति का मतलब क्या होता है? देखो, प्रजाति का मतलब ये होता है कि जहां पे सामान्य लक्षण आपस में समुदाय के मैच करते हो, सामान्य लक्षणों के आधार पर वो अपना जीवन जीते हैं। जैसे प्रजाति के लिए दरखाइम ने बताया कि प्रजाति के जो सामान्य लक्षण है वो उत्तरदायी नहीं है आत्महत्या के लिए। उन्होंने केल्ट प्रजाति के जो लक्षण थे ये बताए कि केल्ट प्रजाति के लक्षण सामान्य रूप से उत्तरदायी है, लेकिन पहले केल्ट प्रजाति के लोग आत्महत्या अधिक करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनमें ये सुधार हुआ कि केल्ट प्रजाति के लोग जो थे आत्महत्या करनी कम कर दी उन्होंने, बहुत कम दर उनकी हो गई। तो दरखाइम ने यहाँ ये खंडन किया है कि सामान्य लक्षणों के आधार पर आप ये नहीं कह सकते हो कि प्रजाति के लोग आत्महत्या अधिक करते हैं। फिर बात करते हैं पैतृकता की। पैतृकता में बात आता है कि किसी के माता पिता ने आत्महत्या कर ली तो उनके बच्चों ने आत्महत्या कर ली, तो ये वंशानुगत होती है, ये कारण वंशानुगत होते हैं। कई बार ऐसे जेनेटिक्स कारण होते हैं जिनके कारण व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। तो व्याधि के कारण में आते हैं पागलपन, स्नायु दोष और मद्यपान। ये आप अलग अलग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि पागलपन, स्नायु दोष या मद्यपान, कोई भी एक पूछ ले या तीनों पूछ ले कि कौन से कारण में आता है, तो आपको ये 3 या 4 दिए जाते हैं। फिर हमको ये पता होना चाहिए कि मनोव्याधि के कारण में आता है ये तीनों। मनोजैविकीय कारण में आपके आता है प्रजाति और पैतृकता। इनका ज्यादा डिस्क्रिप्शन करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको कीवर्ड्स इसमें मेंशन किए हैं, इन्हीं के आधार पर आप अच्छे तरीके से, वैसे भी ये बहुत सरल टॉपिक है, इसको आप अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। अब तीसरे कारण की मैं बात करती हूँ, भौगोलिक दशाएं। देखिए दोस्तों, भौगोलिक दशाएं क्या होती है कि हमारा मौसम, हमारे समाज की परिस्थितियां, ये सब जिम्मेदार हो, जिसमें जलवायु है, मौसम है, ये सारी चीजें इंक्लूड होती है। तो भौगोलिक दशाओं में पहले बात करते हैं हम जलवायु की। जलवायु के बारे में एक विद्वान है, उनका नाम आप याद रखिए, मॉरिसेली। मॉरिसेली ने ये बताया कि जिस प्रांत की जलवायु बहुत अच्छी होती है उस प्रांत में लोग आत्महत्या कम करते हैं, और जिस प्रांत की जलवायु बहुत खराब होती है, जहां पे बहुत गर्मी होती है, कि व्यक्ति परेशान हो जाता है कि नहीं मेरे को तो आत्महत्या करनी है, वो अपने मतलब उस पे वर्क का पजलनेस हो जाता है, वर्क का बर्डन उस पे आ जाता है कि मौसम बहुत जिम्मेदार होता है। कई बार हम देखते हैं दोस्तों, हमारे साथ भी ये घटनाएं घटित होती है, मतलब कि आप देखते हो मौसम की प्रतिकूलता को देखकर कई लोगों के मन में निराशा आ जाती है, उनका काम ढंग से वो कर नहीं पाते, समायोजन उनका नहीं हो पाता मौसम से, तो वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो इसलिए मॉरिसेली ने बताया कि जलवायु जो है वो एक बहुत बड़ा कारण है कि व्यक्ति आत्महत्या की तरफ अग्रसर होता है। दूसरी बात करते हैं मौसमी तापमान। मौसमी तापमान के बारे में एक आपके विद्वान है मॉन्टेस्क्यू, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, आप देख लीजिए। मॉन्टेस्क्यू ने बताया है मौसमी तापमान जिम्मेदार है कि जहां सुहावना मौसम होगा, जहां पे बहुत अच्छी मतलब क्लाइमेट बहुत अच्छा होगा जहां का, तो वहां लोग आत्महत्याएं कम करते हैं, और जहां का क्लाइमेट खराब होगा वहां वो सेम चीज जलवायु से रिलेटेड ही मौसम है। तो आप इसको अच्छे तरीके से इस चार्ट को समझने का प्रयास करें। आगे हम बात करते हैं, लास्ट अपने जो टॉपिक है वो है आत्महत्या के प्रकार। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा फोकस आप उसी पे रखिए। मैं अब आपको आत्महत्या के प्रकारों को एक 1 बाय 1 समझाने का मेरा प्रयास है। आप इसको चाहो तो मेंशन कर लीजिए अपने नोट्स में, इसको इंक्लूड कर लीजिए आत्महत्या के कारणों को। आगे हम बात करते हैं आत्महत्या के प्रकार। दरखाइम ने आत्महत्या के प्रकारों को कितने भागों में बांटा है और किस तरीके से एग्जाम्पल उन्होंने
प्रस्तुत किए हैं उनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, इमाइल दरखाइम ने आत्महत्या के प्रकारों को मुख्यतः 4 भागों में डिवाइड किया है कि 4 प्रकार की जो आत्महत्याएं हैं वो दुर्खिम ने बताया कि समाज में उनको देखने को मिली, या उन्होंने अपने अध्ययन के दौरान ऐसा पाया कि आत्महत्या के 4 प्रकार उन्होंने बताए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अहमवादी आत्महत्या, फिर है परार्थवादी आत्महत्या, तीसरा है आदर्शहीन या अराजकता, आप आदर्शहीन भी कह सकते हैं, अराजकता भी कह सकते हैं, और चौथी है घातक या भाग्यवादी आत्महत्या। मैंने इनका इंग्लिश भी नेम लिख दिया है, अहमवादी या इगोस्टिक आत्महत्या। कई बार पूछ लिया जाता है इगोस्टिक, रोमन इंग्लिश में आपसे पूछ लिया जाता है, तो आप कंफ्यूज ना होए, इसके लिए मैंने आप इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम मेंशन किए हैं। अहमवादी या इगोस्टिक आत्महत्या, परार्थवादी या एल्ट्रस्टिक आत्महत्या, आदर्शहीन या अराजकता या अनोमी जिसको कह सकते हैं आत्महत्या, घातक भाग्यवादी या फैटलिस्टिक आत्महत्या। ये इनके नाम आपने जान लिए। अब हम बात करते हैं अहमवादी आत्महत्या क्या होती है, किन कारणों से होती है, किसे हम अहमवादी आत्महत्या कह सकते हैं। तो समाज से व्यक्ति पृथक और कटा हुआ महसूस करता है स्वयं को। व्यक्ति अहमवादी आत्महत्या में क्या करता है, उसका ईगो आड़े आ जाता है। व्यक्ति सोचता है कि समाज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और स्वयं को एकांत में ले जाता है। समाज से पृथक और कटा हुआ महसूस करना, सोचना कि लोग उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। कई बार देखिए दोस्तों, स्वाभाविक सी बात है, सभी को जीवन में ये अनुभूति होती है। मैं ये नहीं कह रही कि जो आत्महत्या करने वाला है उसी को होती है, सभी को ये जीवन में अनुभूति होती है कि व्यक्ति स्वयं को समाज से अलग कर लेता है, एकांत उसको प्रिय हो जाता है कि नहीं, मुझे किसी से बात नहीं करनी, कोई भी अच्छा नहीं है, मैं तो अकेला ही सही हूं। तो इस तरीके की जो कंडीशन होती है, जो मेंटल स्ट्रेस होता है, उसको हम, ये जो परिस्थिति होती है, व्यक्ति स्वयं को समाज से अलग कर लेता है और अपने आप को अकेला महसूस करता है। उसका जो ये एकांतवास होता है वो उसको आत्महत्या के लिए प्रेरित करता है। तो ये व्यक्ति की अहमवादी आत्महत्या है। इसका अर्थ यही है कि समाज से पृथक और कटा महसूस करना और सोचना कि लोग उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। तो ऐसी जो आत्महत्या है वो अहमवादी आत्महत्या की श्रेणी में आती है। अब अहमवादी आत्महत्या में कौन कौन से पॉइंट्स हैं, जैसे धर्म तथा अहमवादी आत्महत्या, कि धर्म के आधार पर भी दरखाइम ने, मैंने आपको अभी पहले टेबल बनाई थी इसी वीडियो में, उसमें आप थोड़ा बैक जाके देखिएगा कि धर्म तथा अहमवादी आत्महत्या कैसे, कि दरखाइम ने ईसाई धर्म का जब अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि 2 धर्म थे, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। तो प्रोटेस्टेंट लोग आत्महत्या अधिक करते थे और कैथोलिक लोग आत्महत्या कम करते थे। तो धर्म के आधार पर, क्योंकि प्रोटेस्टेंट धर्म में जो थी व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिक थी, जहां पे व्यक्तिगत स्वतंत्रता दरखाइम ने बताया, आप ये ध्यान में रखिएगा, जहां पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिक थी वहां पे लोगों ने आत्महत्या अधिक की, वो प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले लोग थे। और जहां पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता कम थी, वो कैथोलिक धर्म को मानने वाले थे, वहां पे आत्महत्या की दर जो है वो कम पाई गई इसकी तुलना में। तो धर्म तथा अहमवादी आत्महत्या, लोग धर्म के आधार पर भी आत्महत्या कर लेते हैं। दूसरा है ज्ञान, शिक्षा तथा आत्महत्या। ये देखिए इनका संबंध है कि व्यक्ति धर्म में भी आत्महत्या करता है। ज्ञान और शिक्षा तथा आत्महत्या का कैसे संबंध है? जो व्यक्ति, कहा जाता है, दरखाइम ने अपने अध्ययन में पाया कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा ज्यादा होता है, उच्च प्रतिष्ठा या उच्च व्यवसाय को वो करता है, तो उसके टेंशन्स ज्यादा मानी जाती हैं, तो वो लोग आत्महत्या अधिक करते हैं बजाय कि एक अनपढ़ व्यक्ति। क्योंकि अनपढ़ व्यक्ति को तो समझ में ही नहीं आता कि उसके साथ क्या व्यवहार हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, ना उसको अधिकारों का पता होता है। तो ऐसे इस कंपैरिजन को इस तरीके से बताया कि ज्ञान शिक्षा जिसकी उच्च होगी वो लोग आत्महत्या अधिक करते हैं बजाय कि अनपढ़ व्यक्ति के लोग आत्महत्या कम करते हैं। अब थर्ड बात करते हैं परिवार तथा अहमवादी आत्महत्या। तो देखिए, परिवार, संयुक्त परिवार जो है वो लोग के आत्महत्या कम करते हैं बजाय एकाकी परिवार वाले व्यक्ति आत्महत्या अधिक करते हैं, या अकेले रहने वाले आत्महत्या अधिक करते हैं। ऐसा क्यों? इसके पीछे एक रीजन है कि परिवार जो है वो सपोर्ट सिस्टम का काम करता है, कि आप अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से खुल के कह सकते हैं। आपके घर में 10 मेंबर होंगे तो आप अपनी जो भी टेंशन है आप उनको बता सकते हैं, तो उससे व्यक्ति हल्का महसूस करता है, तो समस्या का समाधान भी निकल कर आता है। तो ये जो है वो परिवार तथा अहमवादी आत्महत्या, कि व्यक्ति का परिवार अगर बड़ा होगा, संयुक्त होगा, तो वो आत्महत्या कम करेगा, और एकाकी यदि उसका परिवार होगा तो वो आत्महत्या अधिक करेगा। तो ये इगोस्टिक के साथ में फैमिली को भी हम इसमें मतलब इसके साथ कम्युनिकेट करके
कर सकते हैं। फिर है राजनीतिक संगठन और आत्महत्या। देखिए, जहां जिस समाज की राजनीतिक गतिविधियां बहुत अच्छी होंगी, सुचारू रूप से चलेगी, सुदृढ़ रूप से चलेगी और भ्रष्टाचार नहीं होगा, वहां लोग आत्महत्या नहीं करेंगे, बजाय कि राजनीतिक संगठन अस्थायी होगा या आए दिन उसमें भ्रष्टाचार होगा। देख लेते हैं, अभी हमने नया नया एग्जाम्पल देखा नीट का, आपको देखने को मिला कि पेपर आउट हो गए। तो इस तरीके की जो व्यवस्था होती है, हमारे नीट छात्रों ने जो सुसाइड किया, तो वो एक तरीके से वो शिक्षा से रिलेटेड एग्जाम्पल में भी आप मान सकते हो। तो राजनीतिक जो ढांचा है जो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता, तो वहां आत्महत्याएं अधिक होती है। तो दरखाइम ने एक एग्जाम्पल दिया था यूनान और रोम में। यूनान और रोम की जो राजनीतिक गतिविधियां थी वो बिल्कुल धराशायी हो गई थी, बहुत अच्छे तरीके से वहां पे प्रशासन काम नहीं कर रहा था, तो वहां पे आत्महत्याएं अधिक बढ़ने लगी। कि जिस देश की राजनीतिक सत्ता अगर अच्छे तरीके से लोगों के लिए काम नहीं करेगी, तो वो उन लोगों को ये लगता है कि हमारा भविष्य जो है वो अंधकार में है, तो वो आत्महत्या का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से ये अहमवादी आत्महत्या के ही पॉइंट है, धर्म तथा अहमवादी आत्महत्या, ज्ञान व शिक्षा तथा आत्महत्या, परिवार तथा अहमवादी आत्महत्या और राजनीतिक संगठन व आत्महत्या। तो ये 4 कारण उत्तरदायी अहमवादी आत्महत्या के लिए माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, परार्थवादी आत्महत्या। देखिए दोस्तों, इसको शब्द से ही समझ दिए, अहमवादी मतलब स्वयं का अहम आगे आना, परार्थवादी मतलब हम किसी दूसरे के लिए आत्महत्या करें, उसको परार्थवादी आत्महत्या कहा जाता है, यानी परार्थ के हित के लिए। जैसे बात करते हैं, व्यक्ति का महत्व कम हो जाता है इसमें और समाज में एकीकरण अधिक हो जाता है, कि समाज जो है वो व्यक्ति को बाउंड करता है कि वो आत्महत्या करने पर वो मजबूर हो जाए, कि समाज में एकीकरण अधिक होता है और वहां व्यक्ति का महत्व जो है वो कम हो जाता है परार्थवादी आत्महत्या में। जैसे इस परार्थवादी आत्महत्या को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, कर्तव्य प्रधान, वैकल्पिक और उग्र आत्महत्या। तो कर्तव्य प्रधान आत्महत्या वो है, जैसे दरखाइम ने जो एग्जाम्पल दिया है वो ये दिया है, डेनमार्क के सैनिक, डेनमार्क के सैनिकों का एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि डेनमार्क के सैनिक जो है वो चारपाई पे लेटे लेटे मरना पसंद नहीं करते, वहां पे एक चट्टान है, उस चट्टान से कूदकर वो लोग आत्महत्या करना ज्यादा पसंद करते हैं। ये एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, ये दरखाइम ने दिया था। अब कर्तव्य प्रधान में आत्महत्या में कौन कौन से एग्जाम्पल्स को आप ले सकते हैं, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली टाइप्स में या तो अर्थ पूछा जाता है या उनके कुछ टाइप्स पूछ लिए जाते हैं या फिर उनके एग्जाम्पल देके पूछा जाता है कि ये कौन सी आत्महत्या है। तो आपको ये इनका जो डीप जो मीन है, जो गहरा अर्थ है वो समझना पड़ेगा। तो कर्तव्य प्रधान में डेनमार्क के सैनिकों का एग्जाम्पल दरखाइम ने दिया है। फिर बात करते हैं निर्वाण प्राप्ति की। बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए जो मार्ग अपनाया जाता है, कि निर्वाण प्राप्ति के लिए लोग भूखे रहते हैं या जो भी वो अपनी क्रियाकलाप उनके जो भी होते हैं उसमें वो प्रयास करते हैं, तो वो आत्महत्या जो कहलाई जाएगी निर्वाण प्राप्ति की, कि सुबह से शाम तक वो सिर्फ अपने ध्यान में रहते हैं, कुछ खाना पीना नहीं खाते, तो वो कर्तव्य प्रधान आत्महत्या की अपने धर्म को बढ़ाने के लिए। फिर मैं बात करती हूँ कर्तव्य प्रधान में सती प्रथा का एग्जाम्पल भी दरखाइम ने दिया, कि किसी का पति जब मर जाए तो वो व्यक्ति अपने पति को गोद में लेकर सती बन जाए, तो ये एग्जाम्पल भी कर्तव्य प्रधान आत्महत्या के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं वैकल्पिक आत्महत्या की, वैकल्पिक परार्थवादी आत्महत्या। आप इनको ये जोड़ के रखिएगा, कर्तव्य प्रधान परार्थवादी आत्महत्या, वैकल्पिक परार्थवादी आत्महत्या और उग्र परार्थवादी आत्महत्या। तो वैकल्पिक परार्थवादी आत्महत्या जो है वो सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए व्यक्ति करता है, कि मेरा समाज में बहुत नाम हो या मुझे मेरे जाने के बाद में मुझे बहुत अच्छे तरीके से पूजा जाए या फिर मेरा सम्मान किया जाए। तो जैसे सैनिक करते हैं, तो सैनिकों की जो आत्महत्या है, सैनिकों के द्वारा जो की जाने वाली, जैसे बॉर्डर पे जो शहीद होते हैं, जो मतलब उनको करनी ही पड़ती है वो, कि उनके सामने ऑप्शन नहीं होता, कि वो रण को छोड़ के भाग नहीं सकते, तो ऐसी आत्महत्या जो है वो वैकल्पिक आत्महत्या उनकी मानी जाती है। अब बात करते हैं उग्र आत्महत्या, व्यक्ति को मूल्यहीन की अनुभूति कराना। मतलब कौन कराता है? समाज कराता है। देखिए दोस्तों, दरखाइम ने बताया है कि आत्महत्या के लिए व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, आत्महत्या के लिए समाज को जिम्मेदार ठहराया गया है, कि समाज कहीं ना कहीं व्यक्ति को आहत करता है, वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से या स्नायु रूप से कैसे भी करके व्यक्ति को बीमार कर देता है और व्यक्ति इस तरीके से अपने आप को समझने लगता है और वो आत्महत्या कर लेता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि दरखाइम ने आत्महत्या को सामाजिक तथ्य माना है और दरखाइम ने आत्महत्या का कारण समाज को माना है, व्यक्ति को नहीं माना है। दूसरी चीज, उग्र आत्महत्या में व्यक्ति को मूल्यहीन की अनुभूति कराता है समाज। जैसे कि उग्र आत्महत्या धार्मिक आंदोलन में सामूहिक रूप से जैसे कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं, वो उस तरीके से, जैसे ये
जौहर की क्रिया को हम मान सकते हैं। जौहर जो होता है, जैसे रानी पद्मिनी का जौहर बहुत फेमस है, वो उग्र आत्महत्या ही थी एक तरीके से, कि सब स्त्रियों ने मिलकर, एक ने किया तो सबने उसको किया। धार्मिक आंदोलन से सामूहिक बलिदान और आत्मघाती मिशन पर जाने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो मानव बम बनकर जाते हैं, वो भी उग्र आत्महत्या के अंतर्गत आता है। देखिए दोस्तों, मैंने बहुत अच्छे तरीके से अहमवादी और परार्थवादी क्लियर कर दिया है, यहाँ पे मेंशन भी किया है। अब आप एक एक शब्द को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, कहीं से कोई भी चीज मैंने नहीं छोड़ी जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो और आप उसको समझ ना पाए। तो आप बार बार वीडियो को 2-3 बार रिवाइज करके देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत सटीक और सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आदर्शहीन अराजकता या अनोमी जिसको कहते हैं, आत्महत्या। समाज में जब नियमहीनता होती है या आकस्मिक परिवर्तन हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल, इसका बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है कोविड के समय। कोविड के समय लोगों के पास में पैसा खत्म हो गया, उनके रोजगार खत्म हो गए, देश बिल्कुल लॉकडाउन हो गया, तो ऐसी स्थिति पैदा हो गई। वो आकस्मिक परिवर्तन था, हमें नहीं पता था कि कोविड आने वाला है। तो आपने देखा कई लोगों ने आत्महत्या भी कर ली, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति खत्म हो गई या उनके परिवार के सदस्य जो हैं वो कोविड की बीमारी से ग्रसित हो गए और वो मर गए, तो कोई घर में संभालने वाला नहीं रहा। तो ऐसी स्थिति जब पैदा हो जाती है तो व्यक्ति जो है वो आदर्शहीन अराजकता या एनोमिक आत्महत्या की श्रेणी में माना जाता है। तो जैसे आर्थिक संकट, इसको हम आर्थिक संकट के रूप में देख सकते हैं कि जैसे किसी का व्यापार बिल्कुल ठप हो गया, किसी की नौकरी चली गई। दूसरा है वैवाहिक जीवन। वैवाहिक जीवन में जैसे दिवालियापन, नौकरी छूटना। वैवाहिक जीवन कैसे कि व्यक्ति जो है, जैसे किसी की पत्नी की मृत्यु हो जाना या किसी के पति की मृत्यु हो जाना, व्यक्ति अकेला रह जाता है, तो वो अकेला जो है अपनी सब चीजों को मैनेज नहीं कर पाता। इसलिए ऐसी जो आत्महत्या है वो आदर्शहीन आत्महत्या की श्रेणी में आती है। अब लास्ट एंड फाइनल बात है घातक भाग्यवादी या फैटलिस्टिक सुसाइड, आत्महत्या। अत्यधिक नियंत्रण जहां पे होगा, बहुत ज्यादा कंट्रोल होगा, आदर्शवादिता होगी बहुत ज्यादा कि नहीं तुमको तो ऐसा करना ही पड़ेगा, या फिर हमें ये नियमों का पालन करना जरूरी है, और कठोर नियम जहां पे बनाए जाते हैं वो घातक भाग्यवादी आत्महत्या मानी जाती है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे दास। पुराने जमाने में लोग दास रखते थे कि नहीं, किसी से पैसा उधार लिया है तो व्यक्ति उसके घर 24 घंटे काम करता था। तो वो जो जिंदगी थी बिल्कुल कंट्रोल्ड लाइफ होती थी वो, कि नहीं उठ जाओ, बैठ जाओ, ये खा लो, ये पहन लो। तो ऐसी जिंदगी से लोग परेशान होकर जो आत्महत्या करते थे वो कहलाती थी आपकी घातक या भाग्यवादी आत्महत्या। जैसे मान लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी, संतानहीन स्त्री है, उसको संतान नहीं हो रही है। अब सोसाइटी में, समाज में लोग देखते हैं कि अरे उसको तो बच्चा नहीं है, लेकिन उसकी जो मानसिक स्थिति है वो कोई समझने का प्रयास नहीं करता, ना उसे अनुमति होती है कि वो दूसरा विवाह कर ले या फिर कोई भी दूसरा कोई वे अपनाए जिससे वो अपने संतान पैदा कर सके। तो ऐसी जो परिस्थितियां होती है तो वो मजबूर करती है कि व्यक्ति आत्महत्या कर ले। जैसे जेल में रहने वाले कैदी भी कई बार इस स्थिति का शिकार हो जाते हैं। तो इस तरीके से घातक और भाग्यवादी आत्महत्या की भी ये एग्जाम्पल आप देख सकते हो। दोस्तों, मैंने आपको आज वाले इस वीडियो में दरखाइन का आत्महत्या सिद्धांत बहुत अच्छे तरीके से विद डेफिनेशन, विद कैरेक्टरिस्टिक्स, विद रीजंस, विद एग्जांपल्स एंड विद टाइप्स सभी मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। आप बार बार मेरे वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊंगी आपके लिए लास्ट एंड फाइनल दरखाइन का धर्म का सिद्धांत। आपको यदि मेरा चैनल अच्छा लगे, मेरा पढ़ाया हुआ, तो मैं आपसे यही आशा करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी से कि आप मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और जैसे जैसे यूट्यूब पे मेरे चैनल आ रहे हैं आप वैसे वैसे उनका लाभ लें, और हिंदी माध्यम और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट जो भी है इस कंसेप्ट को अच्छे से समझने का प्रयास करें। मैं इसी आशा के साथ आप सभी को बेस्ट ऑफ लक कहती हूँ फॉर योर एग्जाम्स। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।